साहेबाद उच्च भूमि पढ़नी है क्या? तो कल अपने बात कर ली थी हाड़ौती के पठार में। एक तो हाड़ौती के पठार में हमने पढ़ लिया था नदी निर्मित मैदान, मुख्यतः कौन से जिले में पैदा है बता सकते हो? कोटा जिले के अंदर। एक हमने पढ़ी थी बूंदी की पहाड़ी, बूंदी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी बता सकते हो? कौन सी चोटी थी? सत्तुर। फिर एक हमने पढ़ी थी मुकुंदरा की पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी थी? फिर तो पड़ गई पार भाई। कंचनजंगा लिख दें क्या सर्वोच्च चोटी? हाँ, चांद बाड़ी या चांद खेड़ी। ऊंचाई बता सकते हो कितनी ऊंचाई थी? 700 517 मीटर। और सत्तूर में बताओ 353 मीटर। मुकुंदरा की पहाड़ी कौन से जिले में फैली है? कोटा और मुकुंदरा की जो चोटी है चांद खेड़ी या चांदबाड़ी वो कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले के अंदर है। फिर हमने एक पहाड़ी पढ़ी थी रामगढ़ की पहाड़ी की आकृति कैसी है? घोड़े की नाल जैसी या फोर्स शू आकार की है। और कौन से जिले में फैली है रामगढ़ की पहाड़ी? 12 जिले के अंदर फैली हुई है। इन सब बातों को हमने कर लिया था। आज हम आगे शुरू करते हैं साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र। साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र की अपनी बात करें तो पूर्वी बारां का वह भाग जहां पर सहरिया जनजाति निवास करती है वो साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे इसमें 12 जिले का पूर्वी भाग जहां सहरिया जनजाति निवास करती है, यह क्षेत्र साहेबाद उच्च भूमि कहलाता है। सहरिया जो जनजाति है, सहरिया जनजाति एक कृषि करती है। कौन सी कृषि करती है सहरिया जनजाति? स्थानांतरणशील कृषि करती है। ठीक है बात। स्थानांतरणशील कृषि जो सहरिया जनजाति करती है उसे कहते क्या है? क्या कहते हैं उसे? देखो, राजस्थान के अंदर 4 प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। 4 नाम है प्रमुख रूप से। एक तो है अपने दजिया, एक क्या है? एक है चिमाता, एक है वालरा और एक है वातरा। दजिया, चिमाता, वालरा और वातरा। कितने प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि की जाती है? 4 प्रकार की। दजिया और चिमाता तो कौन करते हैं? भील जनजाति के द्वारा की जाती है। वालरा खेती कौन करता है? एक जनजाति पढ़ते हैं सहरिया, एक जनजाति पढ़ते हैं हमें गरासिया। एक सहरिया और एक क्या पढ़ते हैं? गरासिया। सहरिया जनजाति जो कृषि करती है वो होती अपने सहरिया जनजाति जो कृषि करती है वो तो कौन सी है? वो तो है वातरा। और जो गरासिया जनजाति कृषि करती है वो कौन सी है? वो है वालरा। ये खूब प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई बात है नहीं वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों में अंतर होता है। वो अंतर हम जब कृषि पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी नहीं करना इसको। एक बार सिर्फ हमें इतना लिखना है इसमें कि सहरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि क्या कहलाती है? वातरा कहलाती है। सहरिया
जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि क्या कहलाती है? वात्रा कहलाती है। वात्रा कहलाती है। तो ये शाहबाद उच्च भूमि कौन सा भाग है? बारां जिले का पूर्वी भाग है, उसे अपने शाहबाद उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। अब हम अगले भाग की बात करते हैं, झालावाड़ का पठार। अगला जो अपने लिखते हैं वो है झालावाड़ का पठार। नाम से ही पता चल रहा है कि झालावाड़ का पठार कौन से जिले में होगा। सीधी सी बात है कि झालावाड़ जिले के अंदर ही होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि हाड़ौती के पठार का दक्षिणी भाग, हाड़ौती के पठार का कौन सा भाग है? जो दक्षिणी भाग है, और वो दक्षिणी भाग मुख्यतः कौन से जिले के अंदर फैला हुआ है? तो झालावाड़ जिले में फैला हुआ है, जिसे झालावाड़ का पठार कहते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि अपने हाड़ौती के पठार का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो हम क्या कहेंगे? झालावाड़ का पठार। तो लिखेंगे हाड़ौती के पठार का, हाड़ौती के पठार का दक्षिणी भाग जो मुख्यतः झालावाड़ जिले में, झालावाड़ जिले में फैला है, फैला है। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे झालावाड़ के पठार के नाम से जाना जाता है। फिर अपने बात करें, एक बात इसमें यह भी ध्यान रखनी है कि ये जो झालावाड़ का पठार है, इस झालावाड़ के पठार का जो ये भाग है, पश्चिम वाला भाग है या दक्षिण पश्चिम वाला जो भाग है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डंग गंगधार प्रदेश। डंग गंगधार प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। तो लिखेंगे झालावाड़ के पठार का, झालावाड़ के पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग डंग गंगधार प्रदेश कहलाता है। झालावाड़ के पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग डंग गंगधार प्रदेश कहलाता है। तो कौन से जिले में है डंग गंगधार प्रदेश? झालावाड़ जिले के अंदर है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। और इसकी जो औसत ऊंचाई की अपने बात करें, अपने जो डंग गंगधार प्रदेश है, इसकी औसत ऊंचाई मिलती है लगभग 450 मीटर। औसत ऊंचाई 450 मीटर। इसके साथ में अपना एक प्रकार से बड़ा बड़ा जो हाड़ौती का पठार है वो कंप्लीट होता है। इसमें एक मैप बनाएंगे हम, जो भी बात हमने पढ़ी है, जितने भी नाम पढ़े हैं, वो सारे के सारे नाम एक मैप के अंदर अपने लिख लेंगे। तो ये नोट कर लिया होगा सभी ने? ठीक है। ज्यादा बड़ा बन गया ना, छोटा बनाते हैं। देखो,
इसको पहले तो दो भागों में बांटना है कि ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग तो कहलाता है विंध्यन खगार भूमि। विंध्यन खगार भूमि हम पढ़ के आए, 3 जिले पढ़ के आए, उसमें कौन कौन से है ये मत पूछो कि कौन से हैं, याद नहीं किए क्या, उधर नहीं लिखे हुए, बताओ। अरे मैप देखने पे पता चल रहा है कि एक धौलपुर है, एक करौली है, एक सवाई माधोपुर है ना। 3 जिले इसके अंदर शामिल है, और यहां से एक नदी गुजर रही है इस प्रकार से, चंबल, जो इस प्रदेश से इस प्रकार होती गुजरती है। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से कोटा जो जिला है, इस कोटा जिले के अंदर ये जो क्षेत्र पड़ता है, इसे मैं ए नंबर देता हूं, इसे मैं लिखता हूं, ये है नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित, नदी निर्मित मैदान। फिर अपने बी नंबर पे नोट करते हैं कि हमने इसी क्षेत्र के अंदर यहाँ पर कुछ पहाड़ी पड़ी थी, बूंदी की पहाड़ी, बूंदी की पहाड़ी या बूंदी की पहाड़ियां। फिर हमने यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर पड़ी थी मुकुंदरा की पहाड़ियां, जो 2 जिलों के अंदर थी, मुकुंदरा की पहाड़ियां। फिर हमने एक पहाड़ी पड़ी थी सबारा वाले क्षेत्र में, कौन सी पहाड़ी थी, रामगढ़ की पहाड़ी। तो नोट करना है रामगढ़ की पहाड़ियां। फिर अपने ए नंबर पे बात करें तो इस इधर हमने प्रदेश पढ़ा था इस प्रकार से, साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र, जो 12 जिले के पूर्वी भाग में फैला हुआ था। तो साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र। फिर हमने यहाँ पे एक प्रदेश पढ़ा जिसका हमने नाम दिया झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। और झालावाड़ के पठार का ये वाला भाग, इसे हमने नाम दिया था डंग गंगधार प्रदेश, डंग गंगधार प्रदेश नाम दिया था इसे हमने। और कोई रह गया क्या, इतने ही नाम थे क्या, नदी निर्मित मैदान, बूंदी की पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र, झालावाड़ का पठार और डंग गंगधार प्रदेश। ये नाम हमें याद रखने हैं अभी, और कहाँ पर कौन सा क्षेत्र पड़ता है वो भी हमें ध्यान में रखना है, इस मैप के अकॉर्डिंग हम ध्यान में रखेंगे। तो अगर इसमें कोई उत्तर दक्षिण पूछेगा तो वो क्वेश्चन अपना सही हो जाएगा। हाँ बना लो इसे। क्या चीज है, क्या समझ में नहीं आया इसमें, कैसे बनाना है, वो तो बनाना तो देख लो कैसे है, ये सामने है आपके। अगर नहीं बने तो मैप पास में रखा करो, उसमें बना लो जिलों के अकॉर्डिंग।
बना लिया? समझ नहीं आया क्या? एक बार और समझाइए। ठीक है, मैंने सोचा ऐसे कहेंगे यस सर। आदत हो जाती है ना अपने को बोलने की, यस सर। गुरुजी सावली बोल सी यस सर बोलना है। ऐसा मेरे साथ हो गया था एक बार। मैं बीएड कर रहा था और हमारी जो क्लास होती थी वो लगभग 200 बच्चों की एक साथ होती थी। और मेरी आदत होती कि मैं पीछे पीछे बैठता था, सबसे पीछे कोने में जाके बैठता था। क्लास क्लास में तो बीएड में वैसे कुछ होता नहीं है ज्यादा, ये पर्यावरण वगैरह वगैरह नॉर्मल बातें बताते हैं। तो मैं उस टाइम वैसे पढ़ाता था तो मेरे को लगता नहीं था कि वो चीज़ पढ़ने की आवश्यकता है, तो मैं मेरा काम करता था पीछे बैठ के। कोई टेस्ट होता था, टेस्ट का पढ़ लेता था, क्या पढ़ाना है वो मेरा तैयार करता था। तो एक दिन प्रिंसिपल सर पढ़ा रहे थे आगे आगे, और उनका कोई एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण उनकी आवाज़ बहुत ही धीरे आती थी, पीछे सुनाई नहीं देती थी उनकी आवाज़। मैं पीछे मेरा काम लग रहा था, सर ने मेरे को बुला लिया कि आवाज़ आ रही है, तो आदत थी कि यस सर बोलना है, मैंने यस सर। उसके बाद में उन्होंने पता नहीं क्या पूछा से मेरे को नहीं पता चला, आवाज ही नहीं है। मैंने कहा यस सर। उन्होंने कहा था कि मैं गधा हूं। मैंने कहा यस सर। मेरे को आवाज ही नहीं सुनाई दी, तो सर नाराज होकर क्लास से चले गए। अब वैसी नहीं होनी चाहिए अपने साथ यहाँ पे, तो सुनाई दे ना दे अपने सीधा ही बोल दे यस सर, ऐसा नहीं करने। तो बाद में मिलते कि उन सर की उनको मनाया मैं कि सर मेरा ये मतलब नहीं था, मेरे को सुनाई नहीं दी। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। अपने देख लो इसमें, देखो नदी, ये कौन सी नदी गुजर रही है यहाँ से? चंबल नदी गुजर रही है। और चंबल नदी के द्वारा, चंबल की सहायक नदियों के द्वारा छोटे छोटे मैदान तो और भी बनते हैं, लेकिन मुख्यतः जो मैदान का विस्तार है वो कौन से जिले में? कोटा जिले के अंदर है, जिसे नदी निर्मित मैदान के नाम से जानते हैं। बूंदी के अंदर कुछ पहाड़ियां पाई जाती है, जिसे किस नाम से जानते हैं? बूंदी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कोटा और झालावाड़ जिले के अंदर सम्मिलित रूप से पहाड़ियां पाई जाती है, जिसे किस नाम से जानते हैं? मुकुंदरा की पहाड़ी। और मुकुंदरा की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बस बात यहाँ आके बंद हो जाती है। कौन सी चोटी है? चांद खेड़ी या चांद बाड़ी, ठीक है, 517 मीटर। और बूंदी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी लिखाई है? 353 मीटर। उसके बाद में अपने बात करें, ये बूंदी के अंदर पड़ती है अपने रामगढ़ की पहाड़ी। उनका पिंड गिरने के कारण यहाँ पर एक झील भी बनी है, जो राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल है। और ये शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र है, 12 जिले का पूर्वी भाग है। यहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती है। और कौन सी कृषि करती है? वात्रा कृषि करती है। ये हाड़ौती के पठार का दक्षिणी भाग है, झालावाड़ जिले में फैला है, इसलिए इसे झालावाड़ के पठार के नाम से जानते हैं। और इसी पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जो लगभग 450 मीटर ऊंचाई से डंग गंगधार प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये इतने ही तो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और तो कोई विशेष कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता यहाँ पे। ये प्रमुख क्वेश्चन है। जो दर्रे थे हमने, जैसे हमने पढ़ा था लाखेरी दर्रा, रामगढ़ खटगढ़ का दर्रा, वो सारे के सारे दर्रे अपने प्रमुख रूप से बूंदी जिले के अंदर पड़ते हैं। तो वो बातें अपने को याद रखनी थी। अब भौतिक प्रदेश में एक चीज बचती है, राजस्थान के प्रमुख पठार, क्योंकि हाड़ौती के पठार के अलावा भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के अंदर छोटे बड़े पठार और पाए जाते हैं, और उनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम अगली हेडिंग लगाएंगे राजस्थान के प्रमुख पठार। राजस्थान के प्रमुख पठार, राजस्थान के प्रमुख पठार की हमें एक नंबर पे अपने बात करें उड़िया के पठार की। उड़िया का पठार, उड़िया का पठार कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है। और इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। और 1360 मीटर की ऊंचाई के साथ ही राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। तो प्रश्न आए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उड़िया का पठार।
ठीक है। 2 नंबर पे हम बात करते हैं, इसके बाद उड़िया के पठार के बाद आप हेडिंग लगा दीजिए आबू का पठार। आबू का पठार, आबू का पठार कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में। आबू का पठार, ऊंचाई है इसकी 1200 मीटर और जिला है सिरोही। और इसकी विशेषता क्या बनती है? राजस्थान का दूसरा सबसे सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। 3 नंबर पे हम बात करते हैं भोराट का पठार। भोराट का पठार, बोराट के पठार की सबसे पहले अपने ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई मिलती है 920 मीटर। 920 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। और ये कहां से कहां तक है? तो ये है गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार विस्तृत है? तो कौन सा पठार है? भोराट का पठार स्थित है। 4 नंबर पे हम नोट करते हैं इसके बाद में मेसा का पठार। मेसा का पठार 620 मीटर ऊंचाई है मेसा के पठार की और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मेसा का पठार ऊंचाई है 620 मीटर और जिला कौन सा है? तो जिला है चित्तौड़गढ़। सिर्फ इन 4 पठारों की ऊंचाई हमें क्रम में ध्यान रखनी है, इसके बाद में हमें ऊंचाई ध्यान नहीं रखनी, इसके बाद में ऊंचाई बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए सिर्फ कौन सा पठार कहाँ है इसका हमें ध्यान रखना है। तो इसके बाद में अगला पठार लिखेंगे हम लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया के पठार की बात करें तो मुख्यतः सलूम्बर जिले के अंदर फैला हुआ है। सलूम्बर किससे अलग होकर के जिला बना है? उदयपुर से। और सलूम्बर के अंदर एक झील है, कौन सी झील है? जयसमंद झील के पूर्व में इस पठार का विस्तार पाया जाता है। तो लिखेंगे जयसमंद झील के पूर्व में विस्तृत या फैला है लसाड़िया का पठार। फिर हमें अगले पठार की बात करें, 6 नंबर पे आप नोट कीजिए ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल के पठार की अपने बात करें कहां से कहां तक फैला है तो ये प्रमुख 2 क्षेत्रों के बीच में फैला है। भैंसरोड़गढ़ से लेकर के बिजोलिया के मध्य फैला है। भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया के मध्य। तो लिखेंगे भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया के मध्य। बिजोलिया के मध्य। भैंसरोड़गढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। बिजोलिया कहाँ है? बिजोलिया भीलवाड़ा। ठीक है। 7 नंबर पे नोट कीजिए आप मेसा का पठार नोट कर लिया। 7 नंबर पे आप नोट कीजिए भोमट का पठार। भोमट का पठार। अब भोमट का पठार कहाँ फैला है तो ये थोड़ा सा लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। कटा फटा पठार है। ये शुरू होता है पूर्वी सिरोही। पूर्वी
सिरोही, दक्षिणी उदयपुर, सलुंबर व उत्तरी डूंगरपुर। इन जिलों में फैला है। जैसे यहां सिरोही है, इस सिरोही से उदयपुर होता हुआ सलुंबर और उत्तरी डूंगरपुर, इस क्षेत्र के अंदर जो पठार है जिसे किस नाम से जानते हैं, भोमट के पठार के नाम से जानते हैं। और भोमट क्षेत्र वो क्षेत्र जहां भील लोग निवास करते हैं उसे भोमट बोलते हैं। तो इस पठार का नाम भी क्या पड़ गया, भोमट का पठार। अगला पठार लिखते हैं मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार है चित्तौड़गढ़ में। फिर हम एक पठार नोट करते हैं काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार अलवर में। और एक नोट करते हैं हमें क्रासका का पठार, क्रासका का पठार ये भी अलवर में। और एक हम नोट करते हैं इसके बाद छप्पन का पठार। छप्पन का पठार कहां है, बालोतरा में। छप्पन का पठार कहां है, तो बालोतरा में। छप्पन का मैदान कहां है, छप्पन का मैदान पाली में है क्या, तो चित्तौड़गढ़ में है, बांसवाड़ा में है, और डूंगरपुर में है क्या, बताओ बताओ, प्रतापगढ़ के अंदर। प्रतापगढ़ और अरे बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में नहीं है। सही से बताना, तुम लोग पढ़ते हो गए, मेरे को लगता तो नहीं है तुम लोग पढ़ते हो। पढ़ते हो, दिमाग कमजोर हो गया क्या आप लोगों का। कहीं ऐसे ना हो कि नौकरी के सपने लेते लेते नौकरी सपना ही बन जाए कि नौकरी लगना था, ऐसा ना हो जाए कहीं। नौकरी लगने का सपना देख लिया तो उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। अब ऐसे थोड़ी है रोज का ही अपने वो एक ही सपना चलता रहे कि नौकरी लगना है, नौकरी लगना है, तो फिर नौकरी लगा ही नहीं जाएगा, वो सपना ही रहेगा फिर। ये नोट नहीं किया गया अभी तक, चलो कर लो नोट। अब एक मैप बनाएंगे, अपने पूरे पेज पे बड़ा सा मैप बनाएंगे, ठीक है। और जितना भी आज तक पढ़ा है भौतिक प्रदेश में, सारा एक मैप में पढ़ने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, 1200 920 लिखवाई बोराट के पठार की, कौन से बुक में लिखी हुई है, आप देखना, चेक करना थोड़ा ना, मैं भी चेक कर लूंगा। मैंने चेक वैसे तो चेक करके ही लिखी हुई है अपनी सारी, फिर भी और चेक कर लेंगे, कोई डाउट लगे चेक कर लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है।
बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बना लो। दस सेमी समवर्षा रेखा बनाई थी क्या उस दिन? क्या योगदान है इस रेखा का, बता सकते हो? इस रेखा का योगदान क्या है? क्या प्रश्न बन सकता है इस रेखा से? ये कौन सी रेखा है? ये है 25 सेमी समवर्षा रेखा। और यहां पे एक रेखा हमने बनाई थी 50 सेमी समवर्षा रेखा। इन रेखाओं की बात हमने की थी कि 10 सेमी की समवर्षा रेखा का कार्य क्या है? 10 सेमी की समवर्षा रेखा का कार्य थार के मरुस्थल की या राजस्थान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। ये कौन सा मरुस्थल है? ये शुष्क मरुस्थल है। और ये कौन सा मरुस्थल है? अर्ध शुष्क मरुस्थल है ना? तो लिखेंगे ये तो है शुष्क मरुस्थल। और ये सारा कौन सा है? तो ये सारा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। हाँ यहीं से थोड़ा सा, हाँ यहीं से बनेगा, हाँ यहीं बनेगा यहीं। इसमें बनाना है इसको कॉपी में। इसके अपने बात करें तो ये दो भागों में शुष्क मरुस्थल बालू का स्तूप युक्त है और बालू का स्तूप मुक्त। जो बालू का स्तूप मुक्त है उसे बोलते हैं हमादा। और इस हमादा के चारों ओर क्या है? इस हमादा के चारों ओर है रेग। हमादा के चारों ओर क्या है? तो हमादा के चारों ओर रेग है। और इस बाकी को अपने बोलेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। फिर हम बात करें इसके बाद इस प्रदेश की, तो इस प्रदेश को हम नाम देते हैं, इधर वाले भाग को गग्गर प्रदेश। ये वाला जो भाग है इसे नाम देते हैं शेखावाटी प्रदेश। इस क्षेत्र को हम नाम देते हैं नागौरी उच्च भूमि। और इस क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश के अंदर दो चीजें याद रखनी थी। एक तो याद रखनी है 56 की पहाड़ी, और एक क्या याद रखनी है? एक याद रखनी है जसवंतपुरा की पहाड़ी। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये वाला क्षेत्र कहलाता है काला भूरा डूंगर। काला भूरा डूंगर। और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये वाला क्षेत्र कहलाता है नेहड़। याद है क्या कुछ? इसमें 3 श्रेणियां पड़ी थी। एक पड़ी थी जायल श्रेणी, एक पड़ी थी मकराना श्रेणी, और एक पड़ी थी मांगलोद श्रेणी। 3 नाम इसमें याद रखने। शेखावाटी की विशेषता में छोटी छोटी एक विशेषता लिखूं तो हवेली, एक विशेषता हवेली की याद रखनी है। एक विशेषता इसमें याद रखनी है भित्ति चित्रकला, भित्ति चित्र। एक शेखावाटी त्रिभुज पड़ा था, एक फेरी क्वीन ट्रेन पड़ी थी। ये प्रमुख बातें थी। एक इस क्षेत्र में याद रखना है बीड़,
और नदी कौन सी है? कांतली। और गग्गर नदी का मैदान प्रमुख रूप से क्या कहलाता है? नाली। याद है ना? तो ये प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख प्रमुख ही लिख रहे हैं, सारी तो लिख नहीं सकते, बड़ा बड़ा के अपने को अंदाजा रहेगा इसमें। फिर हमें अगला प्रदेश बनाए, तो कौन सा प्रदेश पड़ा था? ये कौन सा प्रदेश होगा यहाँ पे? ये होगा अरावली। अरावली को हम 3 भागों में बांट देते हैं प्रमुख रूप से। ये कौन सी अरावली है? ये है दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। यह है मध्य अरावली। और मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी तो हम कहेंगे गोरख जी। और यह है उत्तरी अरावली। और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो रघुनाथगढ़। अरावली शुरू कहां से होती है? कौन सा स्थान बताया था? खेड़ बर्मा से। खेड़ बर्मा से शुरू होता है और कहां तक है? खेतड़ी तक है। ये बात हमें ध्यान में रखनी। फिर हमें एक और प्रदेश की बात करते हैं। इसमें यहां पर एक बेसिन थी, इसे हमने क्या नाम दिया था? बाणगंगा बेसिन। यहां से जो नदी गुजरी थी उससे हमने कितनी चीजें पढ़ी थी? एक पढ़ा था कांठल। कांठल मैदान पढ़ा था। कौन से जिले में था? छप्पन का मैदान। और एक कौन सा पढ़ा था इसमें? एक पढ़ा था वागड़ का मैदान। ये यहां से एक प्रकार से अपने कह सकते हैं जो नदी गुजरी है ये चंबल है। और चंबल की सहायक है, चंबल की सहायक कौन सी है? बनास। बनास के पास में कुछ मैदान पड़े थे, जैसे मैं यहाँ पे 1 नंबर लगाता हूं। इस 1 नंबर को मैं इधर लिख रहा हूं। इस 1 नंबर का मतलब है मालपुरा करौली मैदान। मालपुरा करौली का मैदान। एक हमने पढ़ा था पीडमांट का मैदान। पीडमांट का मैदान। एक हमने पढ़ा था मालखेराड़ प्रदेश। मालखेराड़ प्रदेश। और कौन सा पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था इसमें मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान पढ़ा था क्या? कुछ ऐसी बातें पढ़ी थी या नहीं याद आ रहा? ये है नदी निर्मित मैदान। ये इस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र के अंदर जो सीमा पर अपने बात करें यहां पे लिख देते हैं एफ। बूंदी की पहाड़ी। इस क्षेत्र में अपने बात करें
मुकुंदरा की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, इस क्षेत्र को हम नाम दे सकते हैं, एच के बाद में आई आता है क्या, इसका तो इधर लिख ही देते हैं, ये साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र। और इस भाग को छोड़ दें तो ये झालावाड़ का पठार, और ये डंग गंगधार प्रदेश, डंग गंगधार प्रदेश। और भी कितना ही लिख दो इसके अंदर, लेकिन प्रमुख जो बातें हैं वो कौन कौन से स्थल रूप है, कहाँ कहाँ है, उनका हमें एक अंदाजा होना चाहिए। तो बना लो इसको। अंतरराज्य, अंतरराज्य अंतरराज्य। पहले आप ये बना लो, फिर अपने कर लेंगे, जैसे अब आधी छुट्टी होगी ना उसमें डिस्कस कर लेंगे अपने, कोई दिक्कत होगी देख।